A very good morning to all of you. Welcome to Disha online learning program. So in the last class we have seen shear force and bending moment diagram. उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और कुछ बातें अभी रह गई है. तो जो बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, एक ओवरव्यू दिया था मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और मैंने बताया था कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का यूज़ क्या है और इसको बनाने का पर्पस क्या है. आज उन्हीं सब बातों को रिवाइज करके हम आगे का टॉपिक अपना बढ़ाते हैं. तो मैंने आपको कहा था कि टू डायमेंशनल कंडीशन में जो हमारे इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो तीन होते हैं: शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स. उसमें मैंने आपको बताया था अपने वेरी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टू डायमेंशनल कंडीशन में क्यों ये तीन फोर्सेस आते हैं और क्यों ये और बाकी के जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं वो टू डायमेंशनल कंडीशन में क्यों नहीं आते. वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सब कुछ बता चुका हूँ. टू डायमेंशनल कंडीशन क्या होती है, थ्री डायमेंशनल कंडीशन क्या होती है, ये भी हमने देख लिया था. उसमें मैंने बताया था कि बीम पे लगता हुआ प्लेन, जो बीम का प्लेन है, उसी को हम उस पे लगते हुए जो लोडिंग होती है उसको हम टू डायमेंशनल कंडीशन में उस लोडिंग को बोलते हैं. तो ये सब बातें हमने देख चुके थे अपने बहुत पुराने वाले लेक्चर्स में. और आज बात करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम की आगे. तो मैंने जैसे बताया कि एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये तीन फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. तो अपने बीम की एनालिसिस के केस में हम एक्सियल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं. एक्सियल फोर्स को ना कंसीडर करने का रीज़न मैंने आपको बताया था कि बीम का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसमें स्ट्रेसेस कम आते हैं. स्ट्रेसेस कम आने की वजह से स्ट्रेन कम बनता है. स्ट्रेन कम बनने की वजह से डिफॉर्मेशन भी कम बनता है. इस वजह से हम बीम को जो है एक्सियली रिजिड मान के अपना एनालिसिस करते हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये बन गया कि इन द एनालिसिस ऑफ बीम व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस वी कंसीडर. तो ऑब्जेक्टिव में आपको दे देंगे शेयर फोर्स, सेकंड दे देंगे बेंडिंग मोमेंट, थर्ड दे देंगे बोथ, या फोर्थ दे देंगे कि एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों. तो टिक जो करना है वो करना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. इसीलिए हम स्टडी भी यहाँ पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की करते हैं एनालिसिस ऑफ बीम में. और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि हम क्यों बनाते हैं. एसएफडी बीएमडी का हर एक ऑर्डिनेट, एसएफडी का हर एक ऑर्डिनेट और बीएमडी का हर एक ऑर्डिनेट उस सेक्शन का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम वहाँ के स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लेते हैं और फाइनली चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है या नहीं है. तो ये पर्पस था एसएफडी बीएमडी बनाने का. और साइन कन्वेंशन उसके बाद मैंने आपको बताया था शेयर फोर्स का क्या होता है. मैंने कहा था कि अगर ये हमारा सेक्शन है तो सेक्शन से अपवर्ड फोर्स, ट्रांसवर्स लोड का जो रिजल्टेंट है, जितने भी ट्रांसवर्स लोड बीम पे लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है और सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड है तो इस कंडीशन में हम शेयर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं. इसी का वाइस वर्सा हो जाता है. हमारे सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं या लोडिंग है उनका जो रिजल्टेंट है अगर वो डाउनवर्ड हो, और सेक्शन के राइट हैंड साइड में जितने भी ट्रांसवर्स लोड भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सियल डायरेक्शन. वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है. एक्सियल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है तो ट्रांसवर्स एक्सिस इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कौन सी होगी, वाई और जेड दो. तो ट्रांसवर्स लोड जितने भी लग रहे हैं बीम में इस टाइप के, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड हो और राइट हैंड साइड में अपवर्ड हो तो इस केस में हम शेयर फोर्स को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं. फिर मैंने बताया था आपको बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होता है कि अगर बीम हमारी सैग हो रही होती है, मीन्स अगर सैगिंग मोमेंट यहाँ पे आ जाता है, ये सैगिंग मोमेंट होता है, बीम अगर हमारी सैग करती है, दैट इज का जो कॉन्केव पोर्शन ऑफ द बीम अपवर्ड हो, मतलब कॉन्केव अपवर्ड अगर बीम हो तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी सैगिंग के केस में पॉजिटिव. और मैंने बताया था नेगेटिव कब लेते हैं, अगर हमारी जो बीम है वो ऐसे हॉगिंग, मीन्स कॉन्केव जो पोर्शन है बीम का वो कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाए तो इस कंडीशन को हम हॉगिंग बोलते हैं. और इस कंडीशन में हम बेंडिंग मोमेंट को क्या लेते हैं, हॉगिंग, सॉरी सैगिंग के केस में पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग के केस में हम बेंडिंग मोमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव. तो ये सब मैंने आपको बताया था. उसके बाद मैंने आपको एक बीम बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि शेयर फोर्स को हमने एक क्वेश्चन किया था, शेयर फोर्स निकाला था उसमें. वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, बीम थी, बीम पे इस तरह से लोडिंग लग रही थी, ये 4 मीटर की दूरी पे पॉइंट लोड लग रहा था, 2 मीटर की दूरी पे जाके यूडीएल लग रहा था, और ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी. तो इस पर मैंने आपको बताया था
ये। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, अब कई बच्चों को इसमें डाउट होगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बनाई है, यहाँ पे मैंने हिंज सपोर्ट दिया है, यहाँ पे मैंने रोलर सपोर्ट दिया है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे हिंज दिया है तो यहाँ पे भी हिंज देना चाहिए था। मैंने सपोर्ट रिएक्शन की अभी तक बात नहीं की है, मैंने बताया नहीं आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं, कितने रिएक्शन डेवलप होते हैं, वो चीज़ हम सेपरेटली देखेंगे बाद में। पर फिर भी यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन एंड फॉर द सेक ऑफ फ्यू क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, उनकी सेक ऑफ के लिए मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ एक आध चीज़ें बता देता हूँ इसमें। वैसे हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे और जितने भी सपोर्ट रिएक्शन आते हैं और जितने भी सपोर्ट कंडीशन हमारे पास है उनको सबको बहुत सही तरीके से हम अलग से पढ़ेंगे। बट फिर भी यहाँ पे देख लो, अगर हमारा फिक्स सपोर्ट होता है तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन डेवलप होती है वो होती है 3। अब इसका लॉजिक ये है, फिक्स्ड सपोर्ट होने का मतलब होता है ये जो बीम है, ये मेरी फिक्स्ड इसके जो दोनों एंड से ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ऐसा है कि ये जो बीम है, मैंने इस पर वर्टिकल फोर्स लगाया तो बीम ऊपर की तरफ नहीं गई, मैंने इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, बीम इधर भी नहीं गई। अब ये तो हो गया Fy, ये हो गया Fx, ये दोनों फोर्स को बीम रेजिस्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस को रेजिस्ट कर रही है, तो क्या रिएक्शन डेवलप हो रहा है बीम में, एंड्स में, इस सपोर्ट में रिएक्शन हो रहा है। मैंने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, बीम ने इस सपोर्ट ने रेजिस्ट किया, तो एक रिएक्शन डेवलप हुआ इस पर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। मैंने इसको इधर धक्का दिया, इस सपोर्ट ने रेजिस्ट किया, तो इस पर एक रिएक्शन डेवलप हुआ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब एक एक्सिस और होती है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट मैंने बीम को बेंड किया, मैंने ये बीम है और बीम को मैंने बेंड किया तो बीम किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस के अबाउट। तो इसमें एम जेड भी क्या होता है, एम जेड जो रेजिस्टेंस है वो एम जेड पे भी एम जेड भी ये रेजिस्ट कर रही है। मीन्स 3 तरह के फोर्सेस बीम रेजिस्ट कर रही है, दो तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स और एक मोमेंट। मीन्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, दैट इज ये 3 होती है। Fx, summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0 एंड तीसरा जो होता है summation of Mz is equal to 0। Mz आप समझ गए होंगे, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट। बीम ऐसे बेंड हो रही है, मैंने इसको बेंड किया, बीम ऐसे बेंड हो रही है, तो किस एक्सिस के अबाउट बेंड हो रही है, जेड एक्सिस के अबाउट बेंड हो रही है, और जेड एक्सिस पे ये रेजिस्ट कर रहा है। मतलब ये तीनों, अब आप कैसा भी लोड लगाओ, ये जो फिक्स्ड बीम है हमारी, ये बीम को अपनी जगह से थोड़ा भी हिलने नहीं दे रही। तो इस कंडीशन में इसमें कितने रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, 3 रिएक्शन। तो कोई पूछ ले कि फिक्स्ड एंड पे कितने सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, तो 3 होते हैं। वहीं अगर हिंज का केस है, जैसा कि मैंने ये बोला, ये हिंज है, तो हिंज के केस में आप देखो कि ये हिंज है। अब मैंने इस पर वर्टिकल फोर्स लगाया तो ये रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है। मैंने हॉरिजॉन्टल भी लगाया तो ये रेजिस्ट कर रहा है, इधर भी नहीं जाने दे रहा। मैंने बीम को ऐसे मोड़ दिया, ये मोमेंट लगा दिया, तो इसको ये रेजिस्ट इसको ये रेजिस्ट नहीं करने दे रहा है, मीन्स ये अलाउड है। तो रिएक्शन कितने डेवलप हो गए, एक तो ये 2 चीज़ों को रेजिस्ट कर रहा है तो उतने एक्शन के अपोजिट सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा जो एक्शन है, ये वाला एक्शन, इसके अपोजिट ये रिएक्शन दे रहा है, ये हिंज सपोर्ट। हमारा एक एक्शन है हॉरिजॉन्टल, इसके अगेंस्ट ये दे रहा है, तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन। ठीक है, हम बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बीम को, उसको ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे रिएक्शन वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होगा, तभी बीम बेंड हो रही होगी। तो इस केस में जो सपोर्ट रिएक्शन होती है वो 2 होती है, Fx और Fy, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। और तीसरा एक होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है कि मैंने इस पर वर्टिकल फोर्स लगाया, तो इसने क्या किया, इस सपोर्ट ने क्या किया, वर्टिकल फोर्स को ऊपर नहीं जाने दिया। ये गोला है, कोई गोला है, रोलर है, कोई गोला है, इस गोले पे मैंने नीचे से फोर्स लगाया तो इसने इसको ऊपर नहीं जाने दिया। तो मतलब इसने एक वाई एक्सिस पे, तो इसने वाई एक्सिस पे एक रिएक्शन आएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ये रेजिस्ट कर रहा है। अब मैंने इस गोले में ऐसे फोर्स लगाया बीम पे, पर ये आगे भाग गया, मीन्स एक्स डायरेक्शन पे ये कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है और रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो इस और मोमेंट लगाया तो बीम ऐसे गिर गई नीचे। तो इसमें कंडीशन कितने सपोर्ट रिएक्शन होंगे, 2 होंगे, सॉरी 1 होगा, Fy। तो ये 3 केसेस मैंने बताए, अभी और भी बताऊंगा सेपरेटली। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ पे हिंज लिया, यहाँ पे रोलर ले लिया। ऐसा होता है कि अगर हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं, सपोर्ट्स अगर हमारे एक ही लेवल पे हैं, लोडिंग ट्रांसवर्स है, तो सपोर्ट रिएक्शन केवल वर्टिकल डेवलप होती है, हॉरिजॉन्टल डेवलप नहीं होती है।
अगर हमारे सपोर्ट एक ही लेवल पे हैं, ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है, तो रिएक्शन जो डेवलप होते हैं वो केवल वाई एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे नहीं होते हैं। तो रोलर के केस पे भी वाई एक्सिस पे ये रेजिस्ट करता है और हिंज के केस में 2 करता है, बट हमें एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे जो दोनों सपोर्ट है वो एक ही लेवल पे है। तो अगर एक ही लेवल पे है तो रिएक्शन में कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि सपोर्ट्स अगर एक ही लेवल पे है तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन केवल वर्टिकल होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, उसमें तो खैर होगा ही नहीं, बेंडिंग में तो होगा ही नहीं। तो ये मैंने बता दिया था। अब मैंने आपको कहा था कि शेयर फोर्स निकालना था हमें यहाँ पे ए, और ये दे दिया था सपोज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये सपोज दे दिया था 6 मीटर, ये यहाँ की दूरी दे दी थी। तो मैंने क्या कहा था, शेयर फोर्स क्या होता है कि मैंने कहा था यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं, जितने ट्रांसवर्स लोड हैं, और फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे और इस तरफ लगने वाले जितने ट्रांसवर्स लोड हैं, उन सब का समेशन जो है वो इस एक्सिस पे हम लोग शेयर फोर्स करेंगे। मीन्स सारे ट्रांसवर्स मीन्स यहाँ पे हाथ रखेंगे और राइट के सारे ट्रांसवर्स लोड, और फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। शेयर फोर्स मेरे को ए सेक्शन पे रखना है, मैंने कहा यहाँ पे हाथ रखेंगे और राइट हैंड साइड के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के सारे ट्रांसवर्स लोड का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो वो शेयर फोर्स, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट शेयर फोर्स एट सेक्शन ए, ये क्वेश्चन था ना प्रीवियस, फाइंड शेयर फोर्स एट सेक्शन ए। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, एट सेक्शन ए। उसके बाद देखो ये रिएक्शन है, ये भी तो ट्रांसवर्स लोड ही है, तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितना आ रहा है, ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है। तो रिएक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया था, पी बी अपॉन एल, पी इंटू बी अपॉन एल इज इक्वल टू रिएक्शन एट ए। लोडिंग को पी मान लिया, इससे दूसरे एंड से लगता हुआ डिस्टेंस को बी मान लिया अपॉन एल। तो वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, रिएक्शन कैलकुलेट करना मैंने बता चुका। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया था शायद, बेंडिंग मोमेंट भी बताया था मैंने। इसमें क्या था, वो शेयर फोर्स के केस में मैंने बताया सारे ट्रांसफर लोड का रिजल्टेंट, बेंडिंग मोमेंट में ट्रांसफर लोड के मोमेंट का रिएक्शन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। आज देखते हैं कि बीएमडी एंड एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए हमें कुछ रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। तो उन रिलेशनशिप को आज हम डिराइव करेंगे और देखेंगे क्या रिलेशनशिप की हमें ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, एसएफडी बीएमडी कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बट हम लोग जो यूज़ करेंगे ग्राफिकल अप्रोच को यूज़ करेंगे और एनालिटिकल अप्रोच को भी यूज़ करेंगे। बट अभी जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ग्राफिकल अप्रोच है। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है कि हमें एसएफडी बीएमडी, अभी हम पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, तो एसएफडी बीएमडी जब हमें बहुत जल्दी कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। और एनालिटिकल अप्रोच में वी राइट इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स। सो फर्स्टली ग्राफिकल अप्रोच, वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग। तो ग्राफिकल अप्रोच से हम देख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि हमें रिलेशनशिप चाहिए किस किस के बीच, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग के बीच में। तो सपोज, और शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया। अब एक लोडिंग का भी साइन कन्वेंशन है। अगर लोडिंग हमारी इस तरह से लग रही है, मीन्स लोडिंग डाउनवर्ड लग रही है, तो हमारी जो लोडिंग का साइन कन्वेंशन होगा वो होगा नेगेटिव, और लोडिंग अगर अपवर्ड लग रही है तो लोडिंग का साइन कन्वेंशन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक बात होगी। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसएफडी बीएमडी निकालने के लिए ग्राफिकल अप्रोच से हमें कुछ रिलेशनशिप की जरूरत पड़नी है। तो वो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं अब क्या क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन एसएफडी बीएमडी एंड लोडिंग, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड लोडिंग। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये बीम है, और इस पे ना ये यूवीएल लग रहा है। यहाँ पे यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये यूडीएल लग रहा है, ये ए एंड है इसका, ये बी एंड है, और यहाँ से इसकी दूरी सपोज एक्स दूरी हम गए, ये एक्स दूरी हम गए, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक डेल्टा एक्स पोर्शन इसका निकाला, बीम का डेल्टा एक्स पोर्शन काट दिया। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स पोर्शन काट के मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये डेल्टा एक्स पोर्शन है। तो क्या है ना कि हम जब भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम सब कुछ क्या है कि पॉजिटिव मानते हैं। जब भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी हम सब कुछ पॉजिटिव मानने वाले हैं।
तो ये सेक्शन मैंने निकाला, तो मैं शेयर फोर्स को पॉजिटिव अगर मानूं तो कैसे मानूंगा? मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन का रिजल्टेंट, ट्रांसफर लोड का रिजल्टेंट अपवर्ड एंड सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्टेंट डाउनवर्ड। तो वो पॉजिटिव करने के, शेयर फोर्स को पॉजिटिव करने के लिए ये वी लगा ऊपर, ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन निकाला, बीम का एक छोटा सा पोर्शन निकाला, और यहाँ पे जो शेयर फोर्स को मैं बता चुका हूँ रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ये शेयर फोर्स लगा ऊपर, और इससे थोड़ी सी दूरी, बहुत ही थोड़ी सी दूरी, इनफाइनाइटिसिमल डिस्टेंस पे बोलते हैं, थोड़ी सी दूरी, मतलब वी प्लस डेल्टा वी थोड़ा सा बच गया, बढ़ गया, तो ये है वी प्लस डेल्टा वी, ये इस एंड की थोड़ा सा आगे जाके वी प्लस डेल्टा वी, सेक्शन के थोड़ा उधर ये आ गया। लोडिंग देखो, मैंने क्या कहा, हर चीज़ पॉजिटिव दिखानी है, साइन कन्वेंशन लोडिंग का, अपवर्ड लग रहा हो तो पॉजिटिव, लोडिंग को भी मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ये लोडिंग हो गई मेरी पॉजिटिव, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट मैंने कहा था सैगिंग होगा तो हमारा क्या होता है पॉजिटिव, हॉगिंग होता है तो नेगेटिव। सैगिंग मैंने बताया कॉनकेव अपवर्ड, हॉगिंग मैंने बताया कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो सैगिंग मैंने क्या बताया था आपको, सैगिंग इस तरीके का कुछ होता है, ये तो ये इसका कॉनकेव पोर्शन है, तो कॉनकेव अपवर्ड सैगिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये बीम ऐसे बेंट हो गई। कॉनकेव पोर्शन क्या है, डाउनवर्ड, कॉनकेव पोर्शन कहाँ पे है इसका, ये है डाउनवर्ड, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक बात है। ये हॉगिंग होता है, ये हॉगिंग होता है, ये सैगिंग होता है, सैगिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और बाद में पढ़ेंगे हम, जब बीम ऐसे बेंट होती है तो ऊपर के जो फाइबर है उस पर कंप्रेसिव टेंशन, ये सब हम बाद में देखेंगे। अब देखो ये, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एसएफडी बीएमडी और लोडिंग के बीच में क्या निकाल रहा हूँ, रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ। और रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया कि रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं किसी चीज़ का, तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव दिखा के चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेयर फोर्स को पॉजिटिव दिखाया, तो इन ऑर्डर टू डिफाइन बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आई हैव टू शो इट लाइक दिस, कि ये इस पे इस टाइप का मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे m लगा, थोड़ी दूर जाके m प्लस डेल्टा m, ठीक है। ये जो लोड है इसको हम, इस लोड को हम बोल देते हैं WX, और ये दूरी हो गई हमारे पास डेल्टा x, ठीक है। तो अब मैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर देता हूँ अपनी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, बता चुका हूँ। वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी जीरो। तो अगर मैं अब वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करता हूँ, तो ये अगर वर्टिकल फोर्सेस हमारे कौन से लग रहे हैं, वी लग रहा है, वी प्लस डेल्टा वी लग रहा है उस तरफ, तो वी माइनस डेल्टा वी, वी माइनस डेल्टा वी, और ये WX लोड इंटेंसिटी हो गई, कितनी दूरी पे लग रहा है, डेल्टा x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल्टा V, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू हमारा W आ रहा है, WX लोड इंटेंसिटी। और अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, मतलब ये डिस्टेंस जो हमने ये लिया है सेक्शन, ये जो लिया है हमने छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट की लेंथ अगर बहुत छोटी है, डेल्टा x टेंड्स टू dx, तो dv बाई dx इज इक्वल टू WX। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी, v मैंने कहा था शेयर फोर्स के लिए बोलते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स है दैट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होता है हमारा, वो इक्वल होता है लोड इंटेंसिटी के लिए, लोड इंटेंसिटी के। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद x एट एनी पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम SFD BMD बनाएंगे तो यहाँ पे मैं जितने भी स्टेटमेंट्स अभी आपको बता रहा हूँ ये सबका वहाँ पे फुल्ली यूज्ड होगा, और बिना इन स्टेटमेंट्स को याद किए या बिना इन स्टेटमेंट को समझे SFD BMD बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद x एट एनी पॉइंट, और एक चीज़ और है, हम मूव कर रहे हैं हमेशा, हम जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा मूव कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद x एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ CFD, अगर मैं SFD का स्लोप बनाऊं, SFD मैंने बताया SFD क्या होता है, एक कोई भी ऐसा डायग्राम जिसका हर एक ऑर्डिनेट शेयर फोर्स दिखाए, तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। ऐसा डायग्राम जिसका हर एक ऑर्डिनेट बेंडिंग मोमेंट दिखाए, तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम पे कहीं पे भी, शेयर फोर्स डायग्राम के कहीं पे भी एक टेंजेंट खींचूं, तो
स्लोप जो होगा एस एफ डी का दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, और वो जो टेन थीटा होगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस एफ डी, और वो भी हमारा होता है लोड इंटेंसिटी के बराबर। तो दूसरा स्टेटमेंट ये लिख लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ एस एफ डी एट एनी सेक्शन, एस एफ डी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ एस एफ डी एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट सेक्शन। और तीसरा है कि अगर शेयर फोर्स, मेरे पास एक शेयर फोर्स डायग्राम है, तो शेयर फोर्स जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ सपोज ये एक एसेट, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये सपोज ऐसी रफली मैंने बता दिया कि शेयर हमारा एस एफ डी है। इस एस एफ डी है, एस एफ डी क्या होता है, हर एक इसका हर एक ऑर्डिनेट क्या बता रहा होगा, शेयर फोर्स बता रहा होगा उस सेक्शन का। तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा चेंज हो रहा है शेयर फोर्स, सेक्शन 1 इसको मैं ले लेता हूँ कि ये हमारा सपोज सेक्शन 1 है और ये हमारा सेक्शन 2 है। ये हमारा एस एफ डी का डायग्राम है, एक रफ डायग्राम मैंने आपको बताया समझाने के लिए कि जो चेंज हो रहा है शेयर फोर्स बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, वो जो हमारा होता है इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन 1 एंड 2। तो इसका जो लोड इंटेंसिटी डायग्राम होगा, जैसे ये लोड इंटेंसिटी डायग्राम, तो इसका जो लोड इंटेंसिटी डायग्राम होगा उसके एरिया के बराबर होगा शेयर फोर्स, उसके एरिया के बराबर होगा चेंज इन शेयर फोर्स बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो चेंज ऑफ शेयर फोर्स एट बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन 1 एंड 2। तो ये तीन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी ही तीन स्टेटमेंट और मैं देने जा रहा हूँ इसी लॉजिक से कि रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे इसको याद करने का तरीका ये है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसको याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा। पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो बेंडिंग मोमेंट होगा एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो जैसे मैंने शेयर फोर्स यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। इसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से मैंने ये बताया, इसी लॉजिक से dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। वी क्या होता है, शेयर फोर्स। और स्लोप ऑफ बी एम डी एट एनी सेक्शन, अगर हम बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, उसका स्लोप अगर हम खींचे किसी भी पॉइंट पे, ये सपोज मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये स्लोप खींचा, ये स्लोप इसका निकाला, तो ये जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होगा dm बाई डी एक्स, ये होगा हमारा शेयर फोर्स के बराबर। ये जो स्लोप होगा ये होगा शेयर फोर्स के बराबर। वहाँ पे क्या हो रहा था, स्लोप किसके बराबर हो रहा था, स्लोप ऑफ एस एफ डी हो रहा था लोड इंटेंसिटी के बराबर। यहाँ पे जो स्लोप है ये हो रहा है शेयर फोर्स के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज कि चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, एज आई हैव टोल्ड इन दिस ऑल्सो, चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर एस एफ डी बिटवीन 1 एंड 2। तो शेयर फोर्स के केस में हम वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट लोड इंटेंसिटी, एंड इन द केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट शेयर फोर्स। तो ऐसे याद रख लेना। क्या क्या मैंने बताया, 6 चीज़ें मैंने बताई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, दैट इज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू wx। dv बाई डी एक्स क्या हो गया, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स हो गया। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि स्लोप ऑफ एस एफ डी एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट सेक्शन। तीसरी चीज़ मैंने बताई चेंज ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के केस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू v। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, स्लोप नहीं, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। और तीसरी चीज मैंने बताई कि चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन 1 एंड 2। अब इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ये यूवीएल डायग्राम बना के आपको ये 6 स्टेटमेंट बताई, इसी तरह से सपोज एक बीम है और इस पर ना यहाँ पर व्यू लग रहा है, पॉइंट लोड भी लग रहा है और एक कपल भी लग रहा है उसी सेम लोकेशन पे। बीम है, बीम में क्या लग रहा है, पॉइंट लोड और कपल लग रहा है। ये बीम है, ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मैंने बता दिया। ये हिंज है, ये रोलर है, मैं बता चुका हूँ। अगर दोनों जो सपोर्ट है वो दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे है तो हमारे पास जो रिएक्शन सपोर्ट पे आता है वो केवल वर्टिकल आता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता है। इसी लॉजिक से हमने यहाँ पे रोलर लगा दिया। रोलर में केवल वर्टिकल आता है, इसमें दोनों आता है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रोलर। यहाँ पे हिंज भी कर सकते हो, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। ये हिंज कर दिया मैंने, चाहे रोलर कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन तो केवल वर्टिकली आना है क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे है। अब देख लो कि यहाँ पे इस एंड पे, इस डिस्टेंस पे कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे मैंने माना ये इस पे लग रहा है F फोर्स लग रहा है,
F फोर्स लग रहा है और इस पर एक कपल लग रहा है m नॉट, ठीक है, ये इस पर कपल लग रहा है। अब ये जो पार्ट है बीम का, इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको मैंने बोल दिया 2। ये दो पार्ट में बीम को मैंने डिवाइड कर दिया, ये 1 और ये 2। और अब मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से लेता हूँ, ये जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया और अब मैं इस पर दिखा रहा हूँ कि इस एलिमेंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या मूवमेंट लग रहे हैं। एक तो ये लग रहा है, मैंने कहा था रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए हर चीज़ पॉजिटिव, शेयर फोर्स को पॉजिटिव दिखाना हो तो कैसा, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये v, थोड़ा उधर गए v प्लस डेल्टा v, सेम जैसा प्रीवियसली हुआ अभी अभी जो किया। मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट, सैगिंग पॉजिटिव m, ये सैगिंग m प्लस डेल्टा m। लोड इंटेंसिटी w, अपवर्ड पॉजिटिव wx, दूरी डेल्टा x, ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को जीरो कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी किया। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर रहा हूँ, ये वर्टिकल फोर्सेस को मैं जीरो कर रहा हूँ। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर रहा हूँ, तो v ऊपर की तरफ प्लस f फोर्स भी इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, ये तो v प्लस f माइनस v माइनस डेल्टा v, ये हो गया। ये v से v कटा, डेल्टा v इज इक्वल टू हमारा आ गया f। डेल्टा v क्या है, चेंज इन शेयर फोर्स, मींस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट और सेक्शन के जस्ट राइट पे जो शेयर फोर्स में चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज डेल्टा v। अब इस डेल्टा v को मैं बोल देता हूँ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू f, और अगर मैं v2 निकालूं तो ये हो जाएगा f प्लस v1। तो v2 क्या है, शेयर फोर्स सेक्शन के जस्ट राइट पे, और v1 क्या है, शेयर फोर्स सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब शेयर फोर्स सेक्शन के उस तरफ में ले रहा हूँ तो थोड़ा सा फोर्स बढ़ रहा है, मीन सडन जंप आ रहा है शेयर फोर्स डायग्राम में। मैं ये बोल रहा हूँ अपवर्ड फोर्स की वजह से सडन जंप आ रहा है क्या शेयर फोर्स में, थोड़ा जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी लिख लीजिए कि अपवर्ड पॉइंट लोड will lead to sudden jump in the shear force and the magnitude, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जंप कितने से आया, ये f, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, एक छोटे से एरिया पे जो लोड लगे उसको हम पॉइंट लोड कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। दूसरा, अगर सिमिलरली डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग जाए तो विल लीड टू सडन जंप इन द शेयर फोर्स, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, शेयर फोर्स के, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। सिमिलरली अगर कपल मैं देखूँ यहाँ पे कि कपल लग रहा है मेरे पे, तो कपल अगर लग रहा है इसमें, तो ये वर्टिकल फोर्सेस हमने ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ कपल, अब ये कपल लग रहा है, तो अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 पाऊँ और इस पॉइंट पे सपोज मैं मोमेंट ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहा हूँ, तो m प्लस ये लोड की वजह से कपल आ रहा है wx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट, और क्या आ रहा है माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस m माइनस डेल्टा m, और क्या आ रहा है कपल, ये m नॉट प्लस m नॉट। एक और क्या आ रहा है, इस f फोर्स की वजह से भी आ रहा है f इंटू, मैंने क्या कहा था, यूडीएल के केस में हम उसको पॉइंट लोड की तरह ट्रीट करते हैं, यूडीएल भी थॉट ऑफ एज पॉइंट लोड, लगता हुआ मानते हैं सीजी से। तो इस केस में भी क्या होगा, v प्लस ये जो f है f इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, यही एक तरह से यूडीएल ही तो है, डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है, f इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को पास डेल्टा m जो आ जाता है वो आ जाता है m नॉट प्लस v प्लस f बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स, ये आ जाता है m प्लस v इंटू डेल्टा एक्स, m प्लस v इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी ये v होगा, v इंटू डेल्टा एक्स माइनस m माइनस डेल्टा m प्लस m नॉट प्लस f इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, सही है। डेल्टा अगर इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डेल्टा m इक्वल टू m नॉट प्लस v प्लस f बाई 2 डेल्टा x। अब यहाँ पे अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, एलिमेंट बहुत छोटा है, तो ये जो हमारा डेल्टा m होगा ये हो जाएगा m नॉट के बराबर। डेल्टा m मतलब चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू m नॉट। तो
यहाँ से क्या पता, और m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m0। तो ये आ गया m2 माइनस m1 इक्वल टू m0। तो m2 यहाँ पे क्या हो गया, m0 प्लस m1, m1 हो गया m2 माइनस m0, और m2 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा, m0 प्लस m1। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आ रही है कि सेक्शन के लेफ्ट पे जो मोमेंट है m1, सेक्शन के लेफ्ट में जो मोमेंट है m1, लेट्स से m1, और सेक्शन के राइट में जो मोमेंट है m2, तो m2 जो हो रहा है उसमें सडन जंप आ रहा है m0 कपल लगने की वजह से, प्लस m1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और देने जा रहा हूँ कि कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज कपल विल लीड टू सडन जंप इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हमारे पास बीम में कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज कपल अगर कहीं पर लग रहा है तो वो शेयर फोर्स में कोई चेंज नहीं करने वाला। शेयर फोर्स के केस, शेयर फोर्स डायग्राम में कपल की वजह से कोई चेंज नहीं होने वाला, बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, और जो ये मैग्नीट्यूड होगा जंप का वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेटेड लोड के कपल के बराबर। उसी तरह से कंसंट्रेटेड अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल हमारा लग रहा है तो वो सडन ड्रॉप कर जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेटेड कपल। तो इतनी चीज़ हो गई। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम SFD BMD को बनाते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपने सुना होगा, उसको देख लेते हैं कि क्या होता है, और डिफ्लेक्टेड शेप क्या होता है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। तो ये सब देखने से पहले ये सपोज मेरा एक ऐसे ही मैंने बना दिया, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और अभी मैंने, और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा वो ये है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है dm/dx वो 0 है, और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर फोर्स भी 0 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है? नहीं, ये लोकल मैक्सिमा है। इसको मैं मैक्सिमम तो कोई और पॉइंट भी हो सकता है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आए अगर कि पॉइंट वेयर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज 0, तो ये dm/dx 0 हो गया, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। तो अगर dm/dx यानी स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट 0 है तो शेयर फोर्स भी 0 है। तो यहाँ पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे भी dm/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो शेयर फोर्स भी हमारा 0 होगा। यहाँ पे भी सेम dm/dx इक्वल टू 0, dm/dx इक्वल टू 0, शेयर फोर्स इक्वल टू 0, मीन्स स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। मैंने अभी आपको 6 स्टेटमेंट जो लिखाई उन्हीं में से एक स्टेटमेंट ये भी थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में वो लोग पूछ लेते हैं कि द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, क्या वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। और मैंने अभी कहा कि ये लोकल मैक्सिमा है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज 0, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इन द बीम, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ये लोकल मैक्सिमा है, बट बेंडिंग मोमेंट तो ये मैक्सिमम नहीं है, बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पे मैक्सिमम है। तो अगर एक किसी तो सेंस देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर एक ही बीम की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमा उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक ही बीम है, और पूछ लिया कि उसी बीम का सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या ये, तब हमने उसको फॉल्स टिक करना है। द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज 0, एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इन द बेंडिंग मोमेंट, नहीं ये नहीं हो सकता इन द बीम, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इतना हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, ये देख लेते हैं, और डिफ्लेक्टेड शेप क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये सपोज मेरे पास एक बीम है और इस पर क्या है, यूडीएल लगा हुआ है। ये एक बीम है और इस पर यूडीएल लगा हुआ है, ये इस पर यूडीएल लगा हुआ है, ओवरहैंगिंग बीम है, और आगे तक प्रोजेक्ट कर देंगे ये। तो ये इसमें यूडीएल लग रहा है। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से बनेगा। ये रोलर है, रोलर हिंज, कोई कंफ्यूज नहीं होना।
ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे चला गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या है, सैगिंग है। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो हमारा पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव के केस में हमारे, मैंने क्या कहा था, सैग, बीम हमारी क्या होती है, सैग होती है। पॉजिटिव के केस में मैंने आपको बताया था कि बीम क्या होती है, ऐसे सैग हो जाती है। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ऐसे बन रहा है, ये इसका BMD है और ये ऐसे चला गया। अभी BMD SFD हम बहुत तरीके से बताएंगे, अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे बन गया, ये हम देखेंगे। वही देखने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, डिफ्लेक्टेड शेप। मतलब लोड लगा, बीम डिफ्लेक्ट कैसे हुई। बेंडिंग मोमेंट तो हमें पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक तो लॉजिक ये बनता है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मतलब बीम सैगिंग डिफ्लेक्टेड शेप, लोड लगा कैसे डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे बेंडिंग मोमेंट। तो ये है हमारा डिफ्लेक्टेड शेप, और ये है इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इस बीम का है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नेगेटिव पॉजिटिव, बेस लाइन के ऊपर तो पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे तो नेगेटिव। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है जहाँ पे जो कर्वेचर है, डिफ्लेक्टेड शेप का जो कर्वेचर है वो चेंज हो। तो यहाँ पे कर्वेचर हमारा क्या था, कॉनकेव अपवर्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन डिफ्लेक्टेड शेप का चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप का कर्वेचर चेंज हो रहा हो, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये बेंडिंग मोमेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किस डायग्राम में शो करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो करते हैं या डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम, डिफ्लेक्टेड डायग्राम में शो करते हैं। तो हम शो करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यही जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट BMD पे बनता है उसको हम बोलते हैं, BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन गए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम किस डायग्राम में शो करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस डायग्राम में शो करते हैं, डिफ्लेक्टेड शेप पे शो करते हैं, डिफ्लेक्टेड शो का जो डायग्राम है उसमें शो करते हैं। और एक पॉइंट बनता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है कि इसका साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होती है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के केस में भी 0, पॉजिटिव से नेगेटिव, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से ये बन गए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कहाँ पे दिखाते हैं, डिफ्लेक्टेड शेप में दिखवाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, चेंज कर्वेचर, डिफ्लेक्टेड शेप अपना शेप कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। वहीं कॉन्ट्राफ्लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट 0 एंड बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो BMD SFD बनना है उसमें कुछ ग्राफिकल अप्रोचेस हैं। उन ग्राफ्स को अगर हमने याद रख लिया तो हमारे लिए BMD SFD बनाना टफ काम नहीं होगा, अदरवाइज हमें रटना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ काम है। तो अब देख लेते हैं ग्राफिकल अप्रोच क्या है। ग्राफिकल अप्रोच में क्या, मैं कुछ ग्राफ्स बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ्स को देखना है, रटना नहीं है, बस समझना है। उन्हीं ग्राफ की मदद से हम SFD BMD बनाएंगे। तो ऐसी अगर ये सारे ग्राफ्स हमको BMD SFD के लिए बहुत ज़रूरी है, BMD SFD ड्रॉ करने के लिए। ऐसी अगर हमें लाइन दिख रही है, ऐसी अगर लाइन दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। स्लोप तो यहाँ पे कांस्टेंट है और लाइन क्या है, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमारा बन रहा है तो पॉजिटिव है। वहीं अगर इधर देखें तो ये कैसी लाइन बन रही है, लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड लाइन ऑफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन लाइन क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसी अगर लाइन कहीं पे बनेगी तो ये हमारी लाइन ऑफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप की लाइन बनेगी। मीन्स अगर हमें लोड इंटेंसिटी सपोज SFD इस तरह से दिखाया जा रहा है तो हम उसको समझेंगे कि SFD क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है, लाइन कैसी है, नेगेटिव है। तो इसको हम लाइन ऑफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप बोल सकते हैं। इस लाइन को लाइन ऑफ नेगेटिव लिख लो, ये है लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। सिमिलरली ये लाइन है लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। ऊपर से आ रहे हैं ना नीचे की तरह, नेगेटिव स्लोप यहाँ नीचे से जा रहे हैं ऊपर की तरह। ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है एंगल तो हमने ले लिया पॉजिटिव, यहाँ क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्लॉकवाइज को हमने ले लिया नेगेटिव, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हम क्या बोलेंगे। देखो स्लोप ऐसे जा रहा है, मीन्स स्लोप घट रहा है, ये θ1 है, ये जो है ये θ1 है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे घट रहा है, तो लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप।
तो पॉजिटिव क्यों, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लाइन ऑफ पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। फोर्थ वन को देख लो, इसमें कैसे बन रहा है, लाइन ऑफ नेगेटिव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और स्लोप क्या है, घट रहा है। तो लाइन ऑफ नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप हमारा घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लाइन कैसी है, डिक्रीजिंग है, लाइन ऑफ डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव स्लोप। फिफ्थ वाले को देख लेंगे, ये कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना है, ये हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ये टेंजेंट खींचा, इसका स्लोप देखा, यहाँ पे खींचा टेंजेंट देखा, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ पे टेंजेंट खींचा ऊपर से नीचे की तरफ, लाइन ऑफ, ये क्या है, एंटी एंड क्लॉकवाइज मैंने क्या कहा था, नेगेटिव होता है, तो लाइन ऑफ नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। ये क्या है, लाइन ऑफ नेगेटिव ऊपर से नीचे की तरफ, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। सिमिलरली यहाँ पे लाइन ऑफ पॉजिटिव कैसा बन रहा है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, लाइन ऑफ पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। ये 6 ग्राफ अगर याद रख लिए तो एसएफडी बीएमडी बनाना हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल करेंगे, एनालिसिस करेंगे बीम की, और बीम की एनालिसिस हम छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे विद आर्ग्यूमेंट्स। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरा आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम चलेंगे, जो उसका प्रॉपर वे है एसएफडी बीएमडी बनाने का, इन सबको यूज़ करके, जो स्टेटमेंट मैंने दिया उनको यूज़ करके हम पूरा एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल हम एनालिसिस ऑफ बीम देखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।